Today we will discuss right and left कोसेट और देखेंगे कि मेरा जो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। इसके बाद देखेंगे परम्यूटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा राइट कोसेट क्या होता है, लेफ्ट कोसेट क्या होता है। ग्रुप से मुझे कुछ सब ग्रुप लेने हैं और उसमें बताना है कि इसका राइट और लेफ्ट कोसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं राइट कोसेट के बारे में देखता हूं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक ग्रुप ले लेंगे जी स्टार, सेलेक्ट कर लेंगे कि जी स्टार बी आ ग्रुप एंड एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। ए मेरा ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है। देन या इफ ए बिलोंग्स टू जी, इस तरह हो और डिफाइन एच स्टार ए इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। इस प्रकार से ये मेरा इधर राइट से, ये मेरे इधर इसका मेरा राइट है, इधर राइट से राइट कोसेट, और अगर इधर से होगा तो लेफ्ट कोसेट, इधर से अगर ये होगा तो लेफ्ट होगा। इस बोर्ड का राइट ए है, लेफ्ट ए है, लेकिन मेरे राइट के हिसाब से इधर, ए राइट के हिसाब से राइट कोसेट इधर से। तो मैं देख पा रहा हूं कि एच मेरा क्या है, सब ग्रुप है जी का, और जी मेरा ग्रुप है। तो मैं देख पा रहा हूं कि राइट कोसेट इस प्रकार से मेरा डिफाइंड है। एच स्टार ए जो मेरा ऑपरेशन लिखा है, प्लस होगा तो यहाँ पे इसके बीच में, दोनों के बीच में प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। तो एच स्टार ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, एच इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। जो मेरा एच एलिमेंट होगा वो सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ जी, इसको बोलेंगे इज कॉल्ड राइट RIGHT, राइट कोसेट इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ जी, यानी ए बिलोंग्स टू, जो मेरा एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी से कर रहा है, तो कहेंगे राइट कोसेट ऑफ जी। इफ है जो मैं बताया स्टार इक्वल टू प्लस और स्टार इक्वल टू माइनस, स्टार इक्वल प्लस और स्टार इक्वल माइनस, ये मेरा जो ऑपरेशन होगा ए प्लस माइनस कुछ भी होगा। अब मान लीजिए मैं लेफ्ट की, ए राइट हो गया, अगर मैं लेफ्ट लेता हूं तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी ए स्टार एच इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, ऑफ जी, यानी ए बिलोंग्स टू जी। यहां पर भी स्टार, इफ स्टार इक्वल टू प्लस और स्टार मेरा माइनस, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। अब मेरा लेफ्ट और राइट कोसेट हो गया, मैं डिफाइन कर दिया। अगर मैं कोई ग्रुप लेता हूं और उसके राइट और लेफ्ट कोसेट को हम देखेंगे। मान लीजिए मेरा कोई ग्रुप Z12 है, मेरा ग्रुप Z12 मेरा ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है 0, 8 और 4 या 0, 4, 8 ऐसे सीरियल वाइज लेंगे। एच मेरा सब ग्रुप है, जो मेरा एच है इसे 4 क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। 4 एलिमेंट्स ग्रुप को जनरेट कर रहा है, सब ग्रुप को जनरेट कर रहा है, यानी 4 से मिलने वाले मेरे, ये मेरा एच है, सब ग्रुप है Z12 का। Z12 में जो एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 11 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विद एडिशन मॉड लो 12 इसके साथ होगा, यानी सब ग्रुप का भी बाइनरी ऑपरेशन विद एडिशन मॉड लो 12 होगा। अब मुझे देखना है कि इसमें राइट कोसेट मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा राइट कोसेट,
यानी जो मेरा राइट से ऑपरेट होता है। एडिशन मॉडुलो मेरा है, यानी प्लस एडिशन मॉडुलो को ऐसे लगेगा ना। और मैं यहाँ से एक एक एलिमेंट, मान लीजिए मैं 0 को उठाया, सब ग्रुप के एलिमेंट को उठाया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 0 में 0 ऐड किया, 0 4 8, ए मेरा एक सब ग्रुप मिल गया, यानी मेरा ए H1 मिल गया। H1 या इसको ऐसे रहने देंगे, मैं देखूंगा कि ये मेरा राइट कोसेट 0 मेरा एलिमेंट जो है ये क्या कर रहा है, जो स्मॉल h का एलिमेंट है या मेरा ये ग्रुप का एलिमेंट है, और मेरा जो h है ये h के मेरे एलिमेंट हैं। ठीक, अगर मैं देख रहा हूँ h विद बाइनरी ऑपरेशन 12, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दे रहा हूँ तो मेरे पास a ग्रुप का एलिमेंट होता है। ये जो a होता है ग्रुप का एलिमेंट, a बिलोंग्स टू G, और AH होता है, ये H बिलोंग्स टू होता है सब ग्रुप। तो यहाँ से 1 एक ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ से मैं देख पाऊंगा 1 5 9, ए भी मेरा मिल गया। अगर मैं लिखूं H प्लस विद बाइनरी ऑपरेशन 2, तो इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 10, 2 6 10। इसी प्रकार मैं अगर लिखूं H विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 2 इक्वल टू, अगर मैं 3 लिख दूं, यहाँ पे प्लस 3 कर दूं, तो क्या मिल जाएगा 3, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे 7, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे 11, ए मुझे मिल जाएगा। फिर मैं देख रहा हूँ कि H प्लस विद बाइनरी ऑपरेशन 12 4, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 4 8 और 8 4 12, और 12 की वैल्यू क्या होगी, विद बाइनरी ऑपरेशन 12 है, 12/12 रिमाइंडर मेरा 1, तो मेरा 1 मिल जाएगा, यानी 4 8 1। फिर मैं देख रहा हूँ कि H विद एडिशन मॉडुलो 12 प्लस 5, तो मैं देख पाऊंगा क्या मुझे मिल जाएगा 5, फिर 9, फिर यहाँ पे देखिए कुछ गलती शायद हुआ, यहाँ पे 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और जाना होगा यहाँ पे हो जाएगा 0, रिमाइंडर मेरा 0 मिलेगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 4 9 और इतना 13, 12 से डिवाइड करेंगे, एडिशन मॉडुलो मेरा 12 है, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1। आप देख पा रहे हैं कि जो H4 है, H4 मेरा सॉरी H4 कह रहा हूँ, H प्लस 4 वाला जो मेरा यहाँ पे कोसेट मिला है, राइट कोसेट, H प्लस 0 के कोसेट और जो मेरा सब A है ये बराबर है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो मेरा, अगर मैं देख पा रहा हूँ, अगर इसकी नाम जैसे दूं H1 H2 H3, तो मैं यहाँ पे नहीं ऐसे सिंपली रख देते हैं, तो यहाँ से मैं कह पाऊंगा कि इक्वल H के भी बराबर है जो सब ग्रुप दिया है, इक्वल H प्लस 0 के भी बराबर है, और H प्लस 4, ये तीनों आपस में बराबर हैं। 5 प्लस 9 प्लस 1, 5 प्लस 9 प्लस H प्लस 1, H प्लस 5, H प्लस एडिशन मॉडुलो प्लस 1 और H प्लस 5, ये जो वाला है H प्लस 5 एडिशन मॉडुलो 12, ये दोनों कोसेट आपस में बराबर हुए। इसी प्रकार 2 वाला भी इसी के बराबर होगा। 2 वाला जो मेरा कोसेट होगा, मान लीजिए मैं H6 देख रहा हूँ, H एडिशन मॉडुलो 12 6, तो मैं 6 पे देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ सबसे पहले क्या 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप देख पाओगे 6 10 और यहाँ पे, तो 6 10 और यहाँ पे 6 जोड़ोगे तो 14 और 12 से डिवाइड करोगे तो 2, तो देख पाओगे 6 10 और 2, 6 10 और 2, यानी H2 H6, ये दोनों कोसेट आपस में बराबर हैं। H एडिशन मॉडुलो 12, ये जो 6 है A2 के, ये दोनों को H प्लस 2 और H प्लस 6, ये दोनों कोसेट आपस में बराबर है। इसी प्रकार आप कोई एलिमेंट Z12 से ग्रुप से उठाओगे और उसका कोसेट आप बनाओगे गिवन सब ग्रुप पे, आपका वही सब ग्रुप होगा, ग्रुप का कोई भी आप सब ग्रुप लेंगे तो वही सब ग्रुप होगा जो ग्रुप के एलिमेंट से जनरेट होता होगा और ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड होगा। यहाँ पे 4 जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका सब ग्रुप कहलाया। इसके मैंने कोसेट के बारे में देख लिया, राइट कोसेट के बारे में। इसी वे में आप लेफ्ट कोसेट के बारे में भी देख पाएंगे। जब आप इस पे एक एक एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप के पकड़ेंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लेफ्ट कोसेट को भी बना पाएंगे। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन की तरफ। इक्विवेलेंट रिलेशन मेरा क्या होता है, अगर कोई मेरा ग्रुप है और उस ग्रुप पे अगर एलिमेंट का इनवर्स दो और एलिमेंट का इनवर्स अगर ग्रुप में बिलोंग कर जा रहा है तो हमें कहेंगे कि ग्रुप मेरा
जो उसका एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। तो इस प्रकार से मैं देखूंगा कांग्रेस मॉडुलो देखेंगे, कांग्रेस मॉडुलो जो होता है G स्टार लिया ग्रुप, लेट G स्टार बी अ ग्रुप and H is a subgroup of G and H be a subgroup of G such that AB belongs to G। ऐसा करें, define a relation R on G such that if and only if AB inverse belongs to H, ऐसा हो, then यहां से साइन से प्लेस कर देना, then R is an equivalence relation and be right। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर A इक्विवेलेंस B मॉड जो सब ग्रुप का एलिमेंट होगा, सब ग्रुप होगा, ऐसा होगा है, if and only if AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ऐसा होगा है। तो यहां से आप बता पाओगे कि ये कांग्रेस मॉडुलो होगा। कांग्रेस मॉडुलो का डेफिनेशन हो गया। अगर मेरा इक्विवेलेंट रिलेशन है तब कहलाएगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी मेरा फॉलो कर दे। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो रिफ्लेक्शन, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक, यानी सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, फिर देखेंगे कि क्या सिमेट्रिक है नहीं है, फिर देखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर इन दोनों कंडीशन फॉलो कर गया तो आप कह पाओगे कि ये मेरा इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव होता है फॉर ऑल अगर A बिलोंग्स टू G सच दैट, ऐसा हो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G सच दैट, यानी A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ऐसा हो, A इनवर्स बिलोंग्स टू H इंप्लाइड दैट A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जब इनवर्स निकालते थे आइडेंटिटी मिलती थी, अगर क्या बन जाए, सब ग्रुप का एलिमेंट हो, दैट इज A इनवर्स बिलोंग्स टू H implies रिफ्लेक्सिव। फिर देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक मेरा होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट हो, लेट A B belongs to G, ऐसा हो, सच दैट A रिलेटिव टू B, A रिलेशन रखवाओ B से, और A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ऐसा हो, तो इंप्लाई करेंगे इसका इनवर्स A B इनवर्स का होल इनवर्स, सॉरी ऐसा लिखना, A B इनवर्स का होल इनवर्स, बाय इनवर्स ला B का इनवर्स और इसका इनवर्स यानी B और फिर A का इनवर्स A, ऐसा मिल जाए, और A एलिमेंट बिलोंग कर जाए H में, A एलिमेंट बिलोंग कर जाए H में, तो इसे आप लिख पाओगे कि B रिलेटिव टू A, जैसे A रिलेटिव टू B होता था, अगर इसका इनवर्स कर दो, इसका A B दो एलिमेंट हो सच दैट A रिलेटिव टू B हो, A B इनवर्स बिलोंग टू H का एलिमेंट बन जाए, तो A B इनवर्स, इसका अगर इनवर्स निकाल दो, इसका इनवर्स निकालते हो जो H में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, तो बाय इनवर्स ला A B इनवर्स का होल इनवर्स, इसका इनवर्स मतलब पलट गया, यानी B का इनवर्स और फिर इनवर्स, तो यानी इनवर्स कैंसिल, तो B और फिर A का इनवर्स बिलोंग्स टू H, यानी B रिलेटिव टू A। अगर ऐसा होता है, ऐसा था, ऐसा हो गया, तो कह पाओगे कि ये सिमेट्रिक है। इसके बाद देखेंगे ट्रांजिटिव जो मेरा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है,
ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन अगर सी से हो जाए तो कह पाओगे ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ए का बी से हो, बी का सी से हो, फिर क्या हो जाए ए का डायरेक्ट सी से हो जाए तो बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मान लीजिए ए रिलेटिव बी और बी रिलेटिव सी, ऐसा होगा। फिर ए का सी से हो जाए यानी ए रिलेटिव सी, तो कहोगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट उसमें चला गया तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो जो मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा हो, लेट कर लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू जी such that A related to B and B related to C, B related to C, यानी implied that A B inverse belongs to H and B C inverse belongs to H, ऐसा हो जाए। तो implied that A B inverse दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और B और C इनवर्स बिलोंग्स टू H, B इनवर्स और B से B कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया इम्प्लाइज A C इनवर्स बराबर बिलोंग्स टू H। जब A B का था तो आप बता पाए कि जब A रिलेटिव B था तो A B इनवर्स H था, B रिलेटिव टू C था तो B C इनवर्स H था। तो बता पाओगे कि अगर A C इनवर्स है तो ये क्या होगा, A रिलेटिव टू C होगा, इम्प्लाइड दैट A रिलेटिव टू C, यानी अगर इसमें रिलेशन दिया हुआ है A गिवन है, आप यहाँ पे लेट कर लिया कि इतना रिलेशन हो गया A रिलेटिव B रिलेटिव C, तो अगर ऐसा है तो फिर उल्टा कर लेंगे कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो गया A C रिलेशन तो यहाँ पे बता पाएंगे कि A रिलेटिव टू C हो गया, यानी A का B से रिश्ता था, B का C से रिश्ता था, लेकिन A ने C से डायरेक्ट रिश्ता जोड़ दिया तो इसको बोलोगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बाद आएंगे परमुटेशन पे, डायरेक्ट परमुटेशन पे आएंगे। परमुटेशन जो होता है वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, परमुटेशन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन A to A such that या ऐसे is called a permutation that is f such that A to A one one on two one one on two, यानी A नॉट इक्वल टू 5, यह एम्पटी नहीं होगा तो देन यह इज कॉल्ड आ परमुटेशन। परमुटेशन जो अपना होगा, एक मेरा वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, ए से ए पर डिफाइन होगा, इसको आप परमुटेशन कह पाएंगे। अगर वन वन ऑन टू फंक्शन ए से ए पर इस तरह डिफाइन हो कि ए नॉन इम्पटी हो, यह इज कॉल्ड अ परमुटेशन, तो आप एफ को कह पाएंगे कि मेरा वो क्या है, परमुटेशन है। इसके बाद में देखेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। परमुटेशन के बाद क्या होगा, सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है इसको देखेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप ए होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन, ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल permutation, the collection of all permutation on a set A। आप देखिए से A से A पे वन वन ऑन टू फंक्शन था, ऑन सेट A
सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है, अभी हम ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, Z12 Z R स्टार और Q स्टार डॉट पे मेरे पास ग्रुप थे। अब मेरा देखना कि कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन ए सेट ए जो होगा, तो क्या ये इसी बताना है कि ये सिमेट्रिक ग्रुप है। कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन का जो मेरा सेट बनेगा परम्यूटेशन की हेल्प से, वो सिमेट्रिक ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो उसी बताना कि ये सिमेट्रिक ग्रुप है। तो मेरा जो फंक्शन डिफाइन था ए से ए पे नॉन एम्पटी जो था, तो उसी का कलेक्शन है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन ए सेट ए यानी ए नॉट इक्वल टू 5, ये तो जानते ही हैं, यानी ए इक्वल टू n और n नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 5 भाई है। इस पे मेरा सेट डिफाइन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन है। इज ए ग्रुप अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से इफ f इज इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट an f a1 f a2 इसके रिस्पेक्टिव नीचे f a3 डॉट 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 f an ए मेरा एक दिया हुआ है, एक परम्यूटेशन मेरा ए दिया f, एक मेरा दिया है g a1 a2 a3 डॉट डॉट an g a1 g a2 g a3 g an ए मेरा दिया है। दो मेरे अलग अलग परम्यूटेशन f और g दिए हुए कलेक्शन। अब इसका मुझे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, f का g से करना है। मान लीजिए f विद बाइनरी ऑपरेशन f ऑफ g करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा f ऑफ g। तो इसको लिखोगे a1 a2 a3 डॉट 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 an, जो इसका मल्टीप्लाई होगा जैसे यहां से करेंगे a1 का ga1, फिर ag1 का यहां पे देखेंगे a1 का fg2, तो यहां से आपका हो जाएगा gfa1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा gfa1, इसका हो जाएगा gfa2, ऐसे gfa3। इसको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, देखिए ताकि f ऑफ g ये निकालेंगे a1 a2 डॉट 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 an, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका इसमें करेंगे f ऑफ g, तो g f a1 ऐसा हो जाएगा। फिर a2 का a2 का f a2, तो यहां पे हो जाएगा g f a2, ऐसे g f a3 डॉट 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 g f an अगर इसको ऐसा करेंगे, f ऑफ g था, अगर g ऑफ f निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बस a1 a2 डॉट डॉट an तक जाएगी, तो मिल जाएगी। अब ऐसा करेंगे f से g में करेंगे, तो a1 f a1, तो यहां पे हो जाएगा a g a1, यानी a का इस तरह f g a1, फिर हो जाएगा f g a2 डॉट 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 f g an, f g an। ये मेरा परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। मेरा परम्यूटेशन इस प्रकार से डिफाइन होगा। ये मेरा एक्चुअल डिफिनेशन ओरिजिनल फॉर्म है। अब मैं दो परम्यूटेशन को अलग अलग लेंगे डिजिट वाले, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई परम्यूटेशन है, मान लीजिए मेरा कोई यह परम्यूटेशन है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 है। 2
3 4 5 1 2 3 4 5 1। तो इसको आप ऐसा लिख पाओगे, F इज इक्वल टू 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 1, सॉरी 1 का 2 और 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5। इसकी लेंथ की साइकिल की लेंथ हमारी 5 हो गई। तो इसको ऐसा लिख पाए। अगर इसका इनवर्स फाइंड करना हो यानी F इनवर्स, तो 1 5 इसमें है क्यों नहीं, 1 इसका इनवर्स निकालना, कोई परमुटेशन, मान लीजिए मेरा कोई परमुटेशन दिया हुआ है, साइकिल दी हुई 5, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, यहाँ पे 5। तो मान लीजिए मेरा इसका इनवर्स निकालना है, मान लीजिए F दिया हुआ है मेरा 1 2 3 4 5, इसमें काम नहीं लगेगा। तो इसका मान लीजिए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स से मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इनवर्स क्या हो जाएगा 1 के बाद 5 4 3 2, 1 5 4 2 5 4 3 2। तो इसका ये इनवर्स हो गया, इसका इनवर्स हो गया 1 5 4 3 2, इसका इनवर्स हो गया। यानी अब देख पाओगे, अगर इसको ऐसा लिखना चाहते हो, इसको मैंने इसको ऐसा था यानी इसको ऐसा लिख दिया। अगर इसको ऐसा लिखना चाहते हो, ऑपरेट करना चाहते हो, तो ऐसे लिखोगे F इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखोगे 1 का 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 3 का 2, ऐसा 1 का 5, 1 का 5 सॉरी हाँ ऐसा नहीं लिखे, 1 का 5, फिर 2 का 1, ऐसा साइकिल आएगी 2 का 1, 3 का 2, फिर देखेंगे 4 का 3, 4 का 3, 5 का 4, 5 का 4। ए मेरा हो गया, इसका ए रूप हो गया। अगर मैं इस दोनों को ऑपरेट करना चाहता हूं, दोनों को ऑपरेट करना चाहता हूं यानी F और F इनवर्स को ऑपरेट करना चाहता हूं, F और F इनवर्स ऑपरेट करना चाहता हूं बाइनरी ऑपरेशन लगा के, तो 1 का 5, 1 का 5, तो पहले मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो देखेंगे 1 का 5, 1 का 5, 5 का 1, 5 का 1, 2 का 1, ये इनवर्स है, F से F इनवर्स को ले जाएंगे 2 का 1, 1 का 2, फिर देखेंगे 3 का 2, 2 का 3, फिर इसमें देखेंगे किसका 4 का, यहाँ पे 4 का देखना है, तो 4 का 3, 3 का 4, फिर देखेंगे 5 का 4, तो 4 का 5। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे F इनवर्स जो मिली, कितनी मिली, आइडेंटिटी मिल गई। यानी मान लीजिए कोई मेरे पास R साइकिल की दी हुई है, यानी R1 R2 R3 डॉट डॉट कुछ भी जाए Rn, या इसको वैसे लिख लीजिए A1 A2 A3 AR, यहाँ पे मिलेगा AR -1। तो मान लीजिए इसकी साइकिल A1 A2 A3 ये बनती है AR तक, इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ से A1 से AR से AR -1 AR -2 ऐसे रिवर्स जाएगी। ये मेरी R लेंथ की एक साइकिल है, ये मेरी 5 लेंथ की साइकिल है, 5 लेंथ की साइकिल है। किसी परमुटेशन को कलेक्शन ही मेरा सिमेट्रिक ग्रुप होता है। जैसे मेरा सिमेट्रिक ग्रुप होता है S3, मेरा सिमेट्रिक ग्रुप होता है S3 S4 S8, ये सब मेरे सिमेट्रिक ग्रुप हैं। S3 जो मेरा होता है, जैसे मेरा Z3 होता था, K4 होता था, Q8 होता था, इस प्रकार से इसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, इसके पास भी सब ग्रुप होते हैं, इसमें परमुटेशन का कलेक्शन होता है। अब मुझे देखना है कि कोई
परमुटेशन का जो साइक्लिक दिया हुआ है, अगर दो साइक्लिक दिए हैं डिसजॉइंट है कि नहीं, तो अगर साइक्लिक डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट परमुटेशन, मान लीजिए मेरा पहला परमुटेशन दिया हुआ है 1 2 3, दूसरा दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है 3 4 5, अगर ये डिसजॉइंट, डिसजॉइंट क्या जॉइंट नहीं है, तो आप देख पाओगे कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट डिसजॉइंट है। अगर इसको डिसजॉइंट बनाना हो और ये कहां से आया, मान लीजिए ए यस 8 से आया या कहीं से आया, या यस 6 से आया, ये एलिमेंट 6 से आया, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर दिया 3 4 5, तो ये तो नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट परमुटेशन, सॉरी हाँ नॉट डिसजॉइंट परमुटेशन यानी जॉइंट परमुटेशन हो गए। यानी अगर मान लीजिए यह को मैंने 1 2 3 ले लिया और मैंने जी को ले लिया 4 5 6, जो मेरे 6 से आए हैं, तो मैं कह पाऊंगा कि ये जो है डिसजॉइंट साइकिल है, एक दूसरे में जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट परमुटेशन, डिसजॉइंट साइकिल या डिसजॉइंट परमुटेशन, डिसजॉइंट परमुटेशन, ये हो गए मेरे डिसजॉइंट परमुटेशन, ए नॉट डिसजॉइंट परमुटेशन। अब मैं S3 के एलिमेंट करूंगा, सिमेट्रिक ग्रुप मेरा S3 है, S3 में जो मेरे एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये मेरे S3 के एलिमेंट हो गए। S3 में मेरे 6 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 है। इसकी साइकिल लेंथ 2 है, इसकी 2, साइकिल लेंथ 3, ये मेरी आइडेंटिटी है। इसका ए इनवर्स है, ग्रुप में इनवर्स होता था, ए भी सिमेट्रिक ग्रुप है, इसका इनवर्स ए है, ए सेल्फ इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी मेरी सेल्फ इनवर्स होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास S3 के पास जो यहाँ पे 3 होता है S3 में सिमेट्रिक ग्रुप Sn जो होता है Sn वो फैक्टोरियल n होता है, जैसे यहाँ पे 3 है तो फैक्टोरियल 3, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, यानी AB1 1 1 2 3, यानी टोटल 6, यानी 6 एलिमेंट इसके पास है, 6 एलिमेंट है, दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे 4 होता तो इसके पास कितने एलिमेंट होते, 24 एलिमेंट होते, यानी S4 में 24 एलिमेंट होंगे, 24 एलिमेंट, और S8 में फैक्टोरियल 8 एलिमेंट होंगे। इस प्रकार यहाँ पे S3 में फैक्टोरियल 3 एलिमेंट है, यानी 6 एलिमेंट हैं। तो जैसे ग्रुप के सब ग्रुप होते थे, ऐसे सिमेट्रिक ग्रुप के भी सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से सब ग्रुप होंगे, वही सब ग्रुप इसके पास होंगे जो जो S3 को डिवाइड करेगा। यानी अगर देखा जाए तो मान लीजिए मैंने पहला सब ग्रुप H1 निकालना स्टार्ट किया तो 1 2 आइडेंटिटी के साथ एक ग्रुप, सब ग्रुप मिल गया H1 S3 का। H2 देखें तो एक मिल गया आइडेंटिटी के साथ 1 3 मिल गया 2 साइकिल वाला। फिर H3 इसका सब ग्रुप हो गया, आइडेंटिटी तो हर सब ग्रुप में कॉमन ही होता है, 2 3 का मिल गया, यानी 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप और 3 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप। आइडेंटिटी 1 2 3 एक ही मिल गई H4 और H5 जो मिल गई आइडेंटिटी 1 3 2, कितने हो गए, 2 ये हो गए, और एक 3 एक 4 एक 5 और 6 सब ग्रुप होने चाहिए। और जो ग्रुप होता है खुद सब ग्रुप होता है, यानी जो H6 होगा वो S3 होगा, यानी पूरा टोटल यही होगा। कुल मिला के मेरे पास 6 सब ग्रुप हो गए। इसी प्रकार S4 में 24 सब ग्रुप होंगे, S4 में 24 सब ग्रुप होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही हो, और S4 के सब ग्रुप के बारे में बाकायदा विद एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट और एलिमेंट कितने ऑर्डर के हैं और कैसे हैं और कौन कौन से उसमें सब ग्रुप हैं,
जैसे यहाँ पे आप देख पाए कि इसमें H1 एक सब ग्रुप ए है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 मेरा सब ग्रुप है S3 में। सिमेट्रिक ग्रुप S3 के पास 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप, 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप, 1 2 3, 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप और 3 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप, यानी एक ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 3, 2 ऑर्डर का 3 और 3 ऑर्डर का 2, टोटल 6 सब ग्रुप मिले कि नहीं मिले? 1 3 4 2 6 सब ग्रुप मिले। ऐसे यहाँ पे S4 में मुझे देखना है कि 1 ऑर्डर के कौन कौन से ऑर्डर डिवाइड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसमें 24 सब ग्रुप मिले चाहिए। यहाँ पे मुझे 6 सब ग्रुप मिल गए। यहाँ पे आप बाकायदा देख पा रहे हो कि जो मेरा H6 है ये क्या है, S3 ये भी एक सब ग्रुप है, तो कुल 6 सब ग्रुप हो गए। तो S4 सिमेट्रिक ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन है, डिसजॉइंट साइकिल। अब मान लीजिए मेरे पास कोई S3, मान लीजिए कुछ डिसजॉइंट साइकिल के बारे में बता दे रहा हूँ। ये मेरा मान लीजिए S3 है, इस सब ग्रुप के बारे में तो देख ही लिया। मान लीजिए मेरे पास S3 है। अब इसमें मान लीजिए ऐसा कोई एलिमेंट है कि 1 2 2 3 और 1 3 2, तो इसका देखना है साइक्लिक डिकम्पोजिशन। अगर मान देखना कि साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या है, 2 ऑर्डर की साइकिल, 2 ऑर्डर की साइकिल, 3 ऑर्डर की साइकिल, तो आप इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम इसका क्या निकलेगा 6। क्या 6 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें कर रहा है, 6 ऑर्डर का एलिमेंट, 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। इस साइकिल 3 है, यानी ये इसका वो नहीं होगा मतलब एलिमेंट। तो इसको बाकायदा देखेंगे कि ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा। हाँ, इसकी जो एलसीएम होगी 6 होगी, यानी इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, 6 होगा। हम ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, दूर चले गए थे। साइक्लिक डिकम्पोजिशन देखना कि साइक्लिक डिकम्पोजिशन यानी CD, साइक्लिक डिकम्पोजिशन इसका देखना है, साइक्लिक डिकम्पोजिशन इसका निकालना है। S3 से मुझे दिया हुआ गया कुछ एलिमेंट दिए हैं, 2 ऑर्डर के 2, 3 ऑर्डर के 2। देखना है इसके साइक्लिक डिकम्पोजिशन 2, इसके 2, इसके 3, तो 2 2 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, तो 6 मेरा साइक्लिक डिकम्पोजिशन हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मेरे पास इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन पूरा S3 का निकालना है तो 3 3 2 2 2 1, तो पूरा एलसीएम ले लेंगे। जो मेरा एलसीएम आएगा वही इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा। और अगर 2-3 एलिमेंट अलग अलग पढ़ते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं, तो जो एलसीएम आएगा वही मेरा साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा। यानी जितनी इसकी लेंथ होती है वही इसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन होती है। 6 2 लेंथ की थी 2, 2 लेंथ की 2, 3 लेंथ की 3, एलसीएम 6, साइक्लिक डिकम्पोजिशन टोटल कितनी आ गई पूरे क्वेश्चन की 6। ओके, हम आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आप बने रहिए इसे, और S4 के बारे में डिस्कस करेंगे। S4 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ परम्यूटेशन। I meet you next lecture. Thank you.